तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि कंडक्टर में कंडक्शन सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि सेमी कंडक्टर में दो टाइप के चार्ज पार्टिकल की वजह से, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से कंडक्शन होता है। और वो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि सेमी कंडक्टर को कभी कभार बाइपोलर मटेरियल भी बोलते हैं। बाइपोलर मटेरियल, bipolar in the sense conduction in that material due to two types of charge carriers, electrons as well as holes। ठीक है, मैं बार बार चार्ज कैरियर्स बोल रहा हूं। चार्ज कैरियर्स इसलिए क्योंकि ऐसे चार्ज पार्टिकल जो मूव करते हैं वो एनर्जी कैरी करके चलते हैं। ठीक है, तो चूंकि चार्ज जो एनर्जी कैरी करता है इसलिए हम इनको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप का चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन और होल, इसीलिए हम इसको बाइपोलर मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कंडक्शन में हम देखें तो कंडक्टर में अगर हम देखें तो कंडक्शन सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को हम म्यू एन से लिखते हैं। और यहां कंडक्टिविटी दो चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है, इसलिए दोनों चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी को हम लिखेंगे ऐसे। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की तो उसे लिखेंगे हम म्यू एन, और अगर हम बात करें होल के मोबिलिटी की तो उसे हम लिखेंगे म्यू एच। ठीक है, तो सब लोग आज से याद रखेंगे कि म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and mu h is the mobility of hole। ठीक है, और होल की मोबिलिटी कम होती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, म्यू ई लिख सकते हो या म्यू एन भी लिख सकते हो, तो म्यू ई लिखते हैं। ठीक है, जहां जहां एन है वहां वहां ई लिख लो। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को म्यू ई लिख लो और होल की मोबिलिटी को म्यू एच। तो मैंने कहा कि होल की मोबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों होता है मैं बाद में बता दूंगा। तो अभी फिलहाल हम ये रखेंगे कि होल और इलेक्ट्रॉन में मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, होल की कम होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है। तो मोबिलिटी हम लोगों ने सीख लिया। अब अगर हम बात करें मोबिलिटी की तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि VD प्रोपोर्शनल टू E। और जब ये हम प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि क्या बन जा रहा है, मोबिलिटी बन जा रहा है। म्यू इज अ कांस्टेंट। बट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि मोबिलिटी कांस्टेंट नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी चेंज होती जाती है। भाई मैंने कहा कि मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन शर्त ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी के बीच ग्राफ प्लॉट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर है तो 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर तक, पर सेंटीमीटर, सॉरी नॉट मीटर, पर सेंटीमीटर, यहां तक तो मोबिलिटी कांस्टेंट रहती है। भाई मैं मोबिलिटी को कांस्टेंट बोल रहा हूं, लेकिन मोबिलिटी कांस्टेंट लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। लो इन द सेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। उसके बाद मोबिलिटी चेंज होने लगती है। तो कुछ इस तरीके से चेंज होती है, यहां ऐसे और फिर इसके बाद ऐसे चेंज। ये जो लिमिट होता है
कि 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ऐसे। तो इस रीजन में म्यू क्या है, कांस्टेंट है। इस रीजन में म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस रीजन में मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? तो ये चीज आप याद रखोगे कि मोबिलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि ये कांस्टेंट तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत लो होगा। आया समझ में? तो चूंकि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेट करते हैं वो सब लो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपरेट करते हैं, इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए मोबिलिटी की बात करेंगे तो वहां हमें उनसे क्या लेके चलना है, कांस्टेंट लेके चलना है। मैं इस बात को यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस will work under low electric field theory. Therefore, mobility is constant for it. ठीक है? तो जनरली हमें मोबिलिटी को कांस्टेंट लेके ही चलना है, क्योंकि जो भी हम यहाँ बात करेंगे, जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, वो सब लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे, और लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसा समझ में? और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी, चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है? क्योंकि चार्ज कैरियर्स का क्राउडनेस बढ़ता जाता है, जिसको हम लैटिस स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है? यहां मैं लिख देता हूं, ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहां से हमें दिख रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ऐसा समझ में? तो ये तो हो गई मोबिलिटी की बात। अब हम लोग यहाँ देखो, मैंने नोट्स में भी ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे मोबिलिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने नोट्स में कहीं नहीं लिखा है कि मोबिलिटी चेंज होती है। ये देखो, चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी चेंज होती कहीं मैंने नहीं लिखा है, बट रियल में चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी चेंज होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। कांस्टेंट हम तभी लेंगे म्यू को जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत लो होगी। ठीक है? अब हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी पे। तो जरा यहाँ समझते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। नोट्स से पहले देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी इज करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल और डिवाइस। किसी भी मटेरियल या डिवाइस की करंट कैरिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ऐसा समझ में? तो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का क्या एक्सप्रेशन होता है, उसको जरा हम सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए। सपोज हम कंडक्टर से लेके समझते हैं, फिर उसको मैं सेमी कंडक्टर के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल हम समझते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और हमने इस कंडक्टर के लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V।
पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने से इसमें करंट फ्लो कर गया I। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस सपोज R है। आप सब बच्चे जानते हो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू R ये होता है। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो हो जाएगा dV बाई dx। dV मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आपने? V। और किस लेंथ के क्रॉस किया? dx मीन्स किस dx लेंथ के क्रॉस। तो dx लेंथ यहाँ पे हमारा क्या है? कंडक्टर का पूरा लेंथ है, तो वहां हमने अप्लाई किया L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आ गई V बाई L। रेजिस्टेंस के लिए आप पढ़ते हो रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं। चलिए आइए पुट करते हैं। तो यहां से देखो V की वैल्यू हो जाएगी E इंटू एल, R की वैल्यू हो जाएगी रो L बाई ए। यहां से देखो L से L कैंसिल आउट होगा, रो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई रो इंटू ई इज इक्वल टू आई बाई ए। अब एक टर्म आपने सुना होगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? किसी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर रहा है। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास कर रहा है, तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं आई बाई ए से। तो बच्चों ये जो आई बाई ए है ये क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी जे। 1 बाई रो, रो क्या है भाई? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो बन जाएगा कंडक्टिविटी, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये भी ओम्स लॉ है, क्योंकि बच्चों ओम्स लॉ में आपने V इक्वल टू आई आर पढ़ा है, और इसी एक्सप्रेशन को मैंने मॉडिफाइड करके ये लिख दिया। तो यहाँ जो J इक्वल टू सिग्मा ई आया है ये भी क्या है? ओम्स लॉ है। अब यहाँ जो हमने कांस्टेंट लिखा सिग्मा, जिसको मैंने रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लिखा, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक। तो अभी कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन नहीं है, अभी हमने कंडक्टिविटी को करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखा है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट से रिलेटेड, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पे n क्या है भाई? n जो है वो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ जो वीडी है वो क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आई बाई ए कैलकुलेट करूं तो आप देखो क्या आ जाएगा? एन ई वी डी, एंड आई बाई ए इज नोन एज करंट डेंसिटी। अभी आप लोगों ने देखा। अब जे की वैल्यू यहां से और यहां से कंपेयर करो, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एन ई वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा ई के इक्वल। यहाँ पे देखिए भाई, इस जे को और इस जे को हमने कंपेयर करा दिया, तो एन ई वी डी की वैल्यू सिग्मा ई आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वी डी को मोबिलिटी से रिलेट किया था। यहाँ पे देखिए वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, दैट्स वाई वी कैन राइट वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ए।
यहाँ पे आ गया ये सिग्मा ई। अब देखो ई से ई कैंसिल आउट, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एन ई म्यू। और चूंकि हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में कंडक्शन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इसलिए यहाँ जो मोबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। तो मेन आपको ये याद रखना है कि कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, एंड व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, वेयर एन इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हो या मीटर क्यूब, तो जनरली सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एन की बात हो गई, ई मैंने बता ही दिया था, म्यू जो है वो उस चार्ज कैरियर्स की क्या हो जाएगी? मोबिलिटी हो जाएगी। आए समझ में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। नोट्स में चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लिखा है सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में भी मैंने शो किया हुआ है। अब यहां से हम देखते हैं कि जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मींस चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और सेकंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो सब बच्चे यहाँ से याद रखेंगे, किसी भी मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन और उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या है, इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेटल में कंडक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए हम मेटल को यूनिपोलर के नाम से भी जानते हैं, यूनिपोलर मटेरियल, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन है ओनली ड्यू टू one type of charge carrier, that is electron. That's why metal is also called unipolar material. तो यूनिपोलर मटेरियल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रहा है, इसलिए इस मेटल के लिए इसकी कंडक्टिविटी को आप कैसे लिखोगे? सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू, क्यू मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसी ई को मैंने क्यू लिख दिया है, उसका कारण है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। कारण ये है कि इसमें एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या आप यूं कह लो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। Q मीन्स 1.6 10⁻⁻19, एंड म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ जो चार्ज कैरियर है बच्चों मेटल में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ जो मोबिलिटी लिखेंगे वो हम किसका मोबिलिटी लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का। अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल की कंडक्टिविटी घटती है जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं? राइज करते हैं, ठीक है। मेटल की कंडक्टिविटी घटती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और क्यों ऐसा होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि मेटल में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी क्या होती है? घट जाती है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। कल बताया था मैंने, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि कंडक्टर में, मेटल में ऑलरेडी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इसलिए हमें मेटल के कंडक्टिविटी को टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो हम सिर्फ और सिर्फ किससे देखेंगे? चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी के। और मोबिलिटी क्या हो रही है? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घट रही है, इसलिए मेटल की कंडक्टिविटी क्या होगी? घट जाएगी।
और जब कंडक्टिविटी घट जाएगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा था वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, और यही मेन है आपके लिए, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो मैंने बताया सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से कंडक्शन होता है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज बाइपोलर मटेरियल। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी की फॉर सेमीकंडक्टर, तो अभी मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर में कंडक्शन दो तरह के चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है, दो तरह के चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। इसलिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का नेट कंडक्टिविटी आएगा वो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कंडक्टिविटी है, कितना कंडक्शन कंट्रीब्यूट हो रहा है, होल की वजह से कितना कंडक्शन कंट्रीब्यूट हो रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, उस पूरे मटेरियल का टोटल कंडक्टिविटी हो जाएगा। और सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सॉरी जब हम कंडक्टिविटी लिखते हैं तो वो उसको हम ऐसे लिखते हैं एन ई म्यू। चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इनटू क्यू, और मोबिलिटी किसका होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का होगा। और अगर होल की बात करें तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम मींस होल का कंसंट्रेशन, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। क्यू तो रहेगा ही, ये कांस्टेंट है क्योंकि 1.6 10 टू द पावर -19 है। और यहाँ जो मोबिलिटी लिखेंगे हम होल की मोबिलिटी लिखेंगे म्यू एच, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कंडक्टिविटी मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा तुमको इससे मिल जाएगा, इसलिए सब बच्चे इस एक्सप्रेशन को ध्यान से रखेंगे दिमाग में, ठीक है। फिर से एक बार, कंडक्टर के लिए सिर्फ एन ई म्यू ई, क्यों, क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी है, लेकिन सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से है, इसलिए यहाँ पे जो टोटल कंडक्टिविटी आएगी वो दोनों की वजह से, क्या कंडक्टिविटी है उसके टोटल की वजह से होगी, ठीक है। यहाँ पे जो P है बच्चों वो क्या है, P इज द होल कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन, ठीक। एंड म्यू एच इज द मोबिलिटी ऑफ होल। है समझ में? तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। नोट्स में जरा आते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो सिग्मा को मैंने एन क्यू म्यू वन लिखा है, एन इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और पी इज द होल कंसंट्रेशन। और सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि अब यहाँ कंडक्टिविटी सिर्फ डिपेंड करेगी कैरियर कंसंट्रेशन पे। यहाँ जो सिग्मा है वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स कितने हैं इस पे डिपेंड करेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। भाई अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने के कारण वो जो न्यूक्लियस से बाउंडेशन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मीन्स बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे। तो सोचो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बहुत ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जितना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल मिलेगा।
और इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ेगी बच्चों, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब यहाँ देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इज हायर देन सिलिकॉन बिकॉज, कारण है उसका, मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम होती है कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम से। ठीक है, तो उसी का कारण मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए मैं इसको आपको यहाँ बताता हूँ। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 14, और जर्मेनियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32। ओके, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो ये हो जाएगा 284, और इसका अगर मैं करूं तो 2 8 18 4। आपको आता होगा ये करने, बोरबरी प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4। जर्मेनियम के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। इस बात से ये तय है कि ये दोनों एटम या दोनों एलिमेंट फोर्थ ग्रुप के हैं, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के हैं। यानी बच्चों, ऐसे मटेरियल जिसका वैलेंसी 4 होगा, भाई वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी से हम उस एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। तो अगर वैलेंसी 4 है तो निश्चित तौर पे वो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप का होगा, क्योंकि वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 होगा ही होगा। तो बच्चों, फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो सेमी कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं। बट ऐसा नहीं कि फोर्थ ग्रुप का सारा एलिमेंट, क्योंकि फोर्थ ग्रुप में कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे एलिमेंट आते हैं। बट बच्चों, इन एलिमेंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ये सब फोर्थ ग्रुप के हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है, 4 है। बट ऐसा नहीं कि 4 वैलेंसी वाले सारे के सारे सेमीकंडक्टर होंगे। सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम ही बच्चों क्या होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि यही दो एलिमेंट ऐसा है जिसमें जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। बाकी सब में एनर्जी गैप या तो बिल्कुल ही नहीं होता है, जैसे अगर हम टिन की बात करें तो टिन में एनर्जी गैप 0 होता है। तो जिसमें एनर्जी गैप 0 होता है वो क्या हो जाता है भाई, वो तो कंडक्टर हो जाता है। लेड की बात करें, लेड के केस में एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इंसुलेटर की कैटेगरी में, अपने एनर्जी बैंड डायग्राम में देखा था। यही दो एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जो जिनका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, इसलिए ये दोनों सेमी कंडक्टर की भांति व्यवहार करेंगे। अब इन दोनों में जरा हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो अगर मैं सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ सेल। तो सब बच्चे ध्यान से देखें कितने सेल इसमें आ रहे हैं। एक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा जिसमें, सॉरी, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, 4 और हो जाएंगे, और आखिरी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है।
1 2 3 और 4। ठीक है, ये तो हो गई सिलिकॉन की बात। अगर हम जर्मेनियम एलिमेंट के लिए एटम का स्ट्रक्चर बनाए तो ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ सेल। तो आप सब बच्चे ध्यान से देखो, जर्मेनियम के केस में कितने सेल बन रहे हैं? 5 सेल बन रहे हैं। भाई जर्मेनियम के केस में कितने सेल बन रहे हैं? 5 सेल बन रहे हैं। देख रहे हो, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 बना लेना यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक आखिरी वाला आएगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब दोनों के वैलेंस बैंड को देखते हैं, सॉरी वैलेंस सेल को देखते हैं। इसके लिए वैलेंस सेल यहाँ पे देखिए इतने डिस्टेंस पे है, और इसके लिए यहाँ पे है। तो आप मुझे बताओ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में वैलेंस सेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे किस में है? तो जाहिर सी बात है, जर्मेनियम में वैलेंस सेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पे है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। इसलिए बच्चों, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड नहीं होता है जितना कि सिलिकॉन के केस में है। भाई सिलिकॉन में वैलेंस बैंड न्यूक्लियस के पास है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है। लेकिन जर्मेनियम में एज कंपेयर टू सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बाउंडेशन क्या है? कमजोर है, वीक बाउंडेशन है। यहाँ पे बाउंडेशन स्ट्रांग है। तो बच्चों, जब वीक बाउंडेशन होगा तो थोड़ा सा ही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन पाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और इसमें इसको फ्री करने के लिए, इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें इसको इसकी तुलना में, जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों, कंडक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल किस में हो जा रहे हैं? जर्मेनियम में। सिलिकॉन में तो थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, जबकि इसमें कम एनर्जी देने से ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहाँ दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि जर्मेनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाएगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन में। इसलिए बच्चों, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है किसकी कंडक्टिविटी से? सिलिकॉन की कंडक्टिविटी से। भाई आपको मैंने बताया था कि जर्मेनियम में जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसमें जो गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात समझ में आई? क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल है वो न्यूक्लियस से नजदीक है, और इसका वैलेंस सेल न्यूक्लियस से क्या है? दूर है। और जितना दूर ऑर्बिटल या सेल न्यूक्लियस से होंगे, गैपिंग क्या होगी? कम होती जाएगी। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था, जो एनर्जी लेवल की जो गैपिंग है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे ये गैपिंग बच्चों क्या होती जाती है? कम हो जाती है। यही कारण है कि इसमें फॉरबिडन गैप कम, और सिलिकॉन में जो फॉरबिडन गैप है वो क्या है? ज्यादा होता है। इसलिए सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू जर्मेनियम से। ओके, तो ये बात हो गई कंडक्टिविटी की। यहां से जो न्यूमेरिकल बनेगा वो बनेगा बच्चों इस फॉर्मूले पे कि J इक्वल टू सिग्मा ई, और J इक्वल टू एन ई वी डी। इन दोनों की मदद से ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला, एन ई म्यू ई फॉर कंडक्टर एंड एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू एच फॉर सेमी कंडक्टर, इस फॉर्मूले पे आपको बहुत सवाल मिल सकते हैं। बात समझ में आई? इसलिए सब बच्चे इन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखेंगे। ओके, अब आते हैं नोट्स में।
तो यहाँ मैंने बता दिया पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये सारी क्या बातें होती हैं सब बता दिया। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट पे अब हम आते हैं, बट उससे पहले थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अभी ब्रेक के बाद अभी एक और क्लास है ना मेरी, तो